हर शहर आपको कुछ बताता है अपने बारे में, लेकिन ग्रेटर नोएडा ने खुद को एक प्लान के थ्रू अनाउंस किया कागज पर, जमीन पर एक भी सेक्टर बनने से पहले। इस 2 पार्ट सीरीज में मैं आपको ग्रेटर नोएडा की पूरी कहानी बताऊंगा। कैसे एक परफेक्ट यूटोपिया डिजाइन हुआ, कैसे बिल्डर माफिया और रियल एस्टेट क्रैश ने इस शहर को एक घोस्ट टाउन का टैग दे दिया, और कैसे आज ये एनसीआर का सबसे बड़ा लग्जरी और वेल्थ क्रिएशन हब बनता जा रहा है। अगर आप सोचते हैं कि ग्रेटर नोएडा अभी भी इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत दूर है, तो ये सीरीज आपका पर्सपेक्टिव पूरी तरह बदल देगी। जय भूमि जय भारत दोस्तों, मैं हूं अभिमन्यु जादौन, आपका अपना रियल एस्टेट कंसल्टेंट बेस्ड इन भारत। तो चलिए डिकोड करते हैं ग्रेटर नोएडा का डीएनए। 1970s तक दिल्ली की पॉपुलेशन इतनी बढ़ चुकी थी कि गवर्नमेंट को नया सोल्यूशन चाहिए था, और उनको जवाब मिला नोएडा में। लेकिन नोएडा की सक्सेस और बढ़ती डिमांड की वजह से एक नए बेटर प्लान्ड एरिया की और जरूरत थी, और उसका जवाब मिला ईस्ट में, यमुना और हिंडर रिवर बेल्ट के पार। 28 जनवरी 1991 को यूपी गवर्नमेंट ने ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी ग्निडा बनाने का नोटिफिकेशन इशू किया। ये कोई ऑर्गेनिक या हैफाजार्ड ग्रोथ नहीं थी, ये एक इंजीनियर्ड सिटी थी जिसे स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर दिल्ली ने डिजाइन किया था। इस मास्टर प्लान की सबसे बड़ी खासियत थी इसका ग्रीन कवर। शहर का लगभग 20% हिस्सा सिर्फ ग्रीन और रिक्रिएशनल बेल्ट्स के लिए छोड़ा गया। अगर आप आज भी परी चौक से अंदर एंटर करते हैं तो आपको लगेगा कि आप किसी फॉरेस्ट रिजर्व के बीच सड़क पर चल रहे हैं। इस सेक्टर के चारों तरफ डेंस प्लांटेशन, मैसिव ग्रीन राउंडअबाउट्स और ट्री लाइंड एवेन्यूज हैं। इसे कॉन्शियसली एनसीआर का ग्रीन लंग्स बनने के लिए डिजाइन किया गया था, और इस ग्रीनरी को कट करती है ग्रेड आयरन पैटर्न पर बनी 60, 80 और 100 मीटर वाइड रोड्स। एक सवाल बहुत लोग पूछते हैं, नोएडा में सेक्टर 1, 2, 3 हैं, तो ग्रेटर नोएडा के सेक्टर्स का नाम अल्फा, बीटा, गामा क्यों है? इसका आंसर अथॉरिटी के विजन में छुपा है। 1991 में जब अथॉरिटी इस शहर को प्लान कर रही थी, तो वो इसे दिल्ली के मोहल्लों जैसे नाम नहीं देना चाहती थी और नोएडा के न्यूमेरिकल सेक्टर जैसा नाम भी नहीं देना चाहती थी, कुछ अलग रखना चाहती थी। वो एक ग्लोबल, साइंटिफिक और मेटिकुलसली इंजीनियर्ड आइडेंटिटी क्रिएट करना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने ग्रीक अल्फाबेट्स का यूज किया। अब इसकी क्रोनोलॉजी समझिए, क्योंकि इससे आपको यहाँ के रियल एस्टेट का एवोल्यूशन समझ आएगा। सबसे पहले परी चौक के बिल्कुल पास के सेक्टर्स डेवलप हुए, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। ये ग्रेटर नोएडा का ओल्ड मनी है, प्राइमरली प्लॉटेड डेवलपमेंट्स, और कुछ बड़े लैंड पार्सल्स टाउनशिप के लिए अलॉट हुए, जैसे जेपी ग्रीन्स, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। यहाँ की ग्रीनरी सबसे मैच्योर है, और जगत फार्म और अल्फा कमर्शियल बेल्ट जो है, जैसे ओल्डेस्ट मार्केट्स यहीं पे हैं। जैसे जैसे शहर बड़ा हुआ, डेवलपमेंट आगे बढ़े, पाई, रो, सिग्मा, चाय, फाई और ओमेगा जैसे सेक्टर्स आए, जहां अथॉरिटी ने प्लॉटेड के साथ साथ ग्रुप हाउसिंग के लिए बड़े बड़े लैंड पार्सल्स अलॉट किए। उसके बाद और डीपर सेक्टर्स प्लान हुए, जैसे जीटा, ईटा, थीटा, ओमिक्रॉन, एमयू, जू, जहां आपको मिड सेगमेंट का एक मिक्स इकोसिस्टम मिलता है। बाद में अथॉरिटी ने इंडस्ट्रियल के लिए इकोटेक और आईटी के लिए टेक जोन जैसे नाम यूज किए, पर रेजिडेंशियल कोर यही ग्रीक सेक्टर्स रहे। जिस 130 मीटर वाइड रोड पर मैं अभी खड़ा हूँ, ये इन्हीं सेक्टर्स को कनेक्ट करते हुए आगे बढ़ती है। डिकेड्स पहले ये उस कैपेसिटी के लिए डिजाइन की गई थी जो तब एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। आइडिया बहुत सिंपल था, पहले इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड्स बनाओ, फिर इंस्टीट्यूशंस लाओ, और एंड में हाउसिंग और इंडस्ट्री। किसी भी मास्टर प्लान सिटी को चलाने के लिए एक एंकर चाहिए होता है। ग्रेटर नोएडा के ब्लूप्रिंट ने एजुकेशन को अपना एंकर चुना। नॉलेज पार्क के शुरुआती फेज में ही इस सिटी की बैकबोन की तरह प्लान किया गया था एजुकेशन, ताकि यहाँ लोकल टैलेंट पूल की कभी कमी ना हो। आज यहाँ एनसीआर के टॉप इंस्टीट्यूट्स बैठे हैं, ये इसी ब्लूप्रिंट का नतीजा है। इसके बाद आया कनेक्टिविटी का गेम चेंजर। 2012 में यमुना एक्सप्रेसवे ऑपरेशनल हुआ, जिसने ग्रेटर नोएडा को एक ट्रांजिट हब बना दिया। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर कितना भी स्ट्रॉन्ग हो, रियल एस्टेट मार्केट सेंटिमेंट पे चलता है, और वो सेंटिमेंट बहुत बुरी तरह टूटने वाला था। लेकिन जब मार्केट में सुनामी आती है तो सब कुछ तबाह नहीं होता है। 2016 की इस डार्क क्राइसिस के बीच भी ग्रेटर नोएडा में एक ऐसी टाउनशिप थी जो इस तूफान को काफी हद तक सरवाइव कर चुकी थी, जेपी ग्रीन्स। परी चौक के बिल्कुल मुंह पर साल 2000 के आसपास लॉन्च हुई ये 452 एकड़ की टाउनशिप आज भी ग्रेटर नोएडा की शान है। 18 होल चैंपियनशिप गोल्फ कोर्स, 60 एकड़ नेचर रिजर्व और प्रीमियम क्लस्टर्स में 1 BHK अपार्टमेंट से लेकर 1800 स्क्वायर यार्ड तक के इंडिपेंडेंट विलास ऑलरेडी डिलीवर हो चुके थे। लेकिन पेरेंट कंपनी क्राइसिस में थी, इसीलिए यहाँ भी कुछ लैंड पार्सल्स और टावर्स हॉल्ट हो गए थे। इस दौर में जब बिल्डर्स स्ट्रगल कर रहे थे, कुछ सॉलिड डेवलपर्स ग्राउंड पर चुपचाप
डिलीवरी भी दे रहे थे। उसमें से एक बड़ा नाम था एल्डिको। एल्डिको ग्रेटर नोएडा के अर्ली बिलीवर्स में से एक था। इन्होंने उस टाइम पर एल्डिको ग्रीन मिडोज और एल्डिको मिस्टिक ग्रीन जैसे प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए। एल्डिको ने इस लो डेंसिटी ग्रीन शहर की एक्चुअल वाइब को समझा और बायर्स का ट्रस्ट जीता जब मार्केट में ट्रस्ट की सबसे ज्यादा कमी थी। हाउसिंग सेक्टर में पार्लियामेंट ने एक नया रूल पास किया था, रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट यानी कि रेरा, जो 2017 में नोटिफाई हुआ। और इसी विंडो में ग्रेटर नोएडा रियल एस्टेट की सबसे बड़ी क्राइसिस पब्लिक हुई। जेपी इंफ्राटेक ने 2009-2010 के बीच यमुना एक्सप्रेसवे के साथ लगभग 50,000 फ्लैट्स लॉन्च किए थे। अगस्त 2017 तक जब कंपनी इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में गई, सिर्फ लगभग 12,000 फ्लैट्स एक्चुअली डिलीवर हुए थे। अगर हम 2016 में इन पॉकेट से बाहर निकलकर बाकी ग्रेटर नोएडा को देखें तो तस्वीर बहुत डार्क थी। एक तरफ एटीएस पैराडाइजो, एनआरआई सिटी और पूर्वांचल जैसे प्रोजेक्ट्स डिलीवर हुए थे, लेकिन दूसरी तरफ यूनिटेक और कई मिड सेगमेंट बिल्डर्स के फ्लैट्स फंडिंग इश्यूज के चलते पूरी तरह रुक चुके थे। और इसी क्राइसिस के बीच सबसे ज्यादा नुकसान हुआ नोएडा एक्सटेंशन का, यानी ग्रेटर नोएडा वेस्ट का। वहां के बायर्स के साथ सबसे बुरा हुआ। नोएडा एक्सटेंशन ने एनसीआर का अफोर्डेबल हाउसिंग शॉक को एब्जॉर्ब किया था, जिसकी वजह से वहां डेंस कंक्रीट जंगल्स बन गए थे, आज भी हैं। लेकिन ओरिजिनल ईस्ट ग्रेटर नोएडा ये जो है वो खाली रह गया। लोग इसे घोस्ट टाउन बुलाने लगे। मॉल्स स्ट्रगल कर रहे थे। हालात ये थे कि जो मिड सेगमेंट प्रोजेक्ट्स डिलीवर भी हो गए थे, उनकी ऑक्यूपेंसी इतनी लो थी कि रात में 20 माले की बिल्डिंग में सिर्फ कुछ ही लाइट जलती हुई दिखती थी। एंड एक आम बायर के लिए ये देखना बहुत डरावना था। 2016 में ग्रेटर नोएडा एनसीआर के सबसे बड़े रियल एस्टेट फेलियर्स में से एक लग रहा था। मार्केट रुका हुआ था, स्ट्रीट्स खाली थी, लेकिन स्मार्ट इंस्टीट्यूशनल मनी और ग्रेड ए डेवलपर्स जानते थे कि जो सिटी अपने ग्रीन प्लानिंग और इंफ्रा को प्रिजर्व कर चुकी है, जब वहां ये इंफ्रा एक्टिवेट होगा तो प्राइसेस ब्लास्ट करेंगे। अब सिर्फ सही समय का वेट हो रहा था, क्योंकि सच्चाई यह है दोस्तों, आज एनसीआर रीजन के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में से कुछ यहीं पर हैं, बोथ इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड एंड यूज। तो कैसे अगले 10 सालों में इस घोस्ट टाउन की किस्मत पलट गई? कैसे आज योटा डेटा सेंटर और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग जायंट्स ने यहाँ बिलियंस ऑफ डॉलर्स पंप किए हैं? गोदरेज, सीआरसी, एल्डिको और हीरो रियल्टी जैसे ग्रेड ए जायंट्स आज यहाँ 13,000-14,000 रुपए से लेके 25-26,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट्स क्यों बना रहे हैं? ग्रेटर नोएडा का $1 बिलियन रिवाइवल, रुकी हुई प्रॉपर्टीज का टर्न अराउंड और 2036 का मेगा विजन, ये सब हम डिकोड करेंगे पार्ट 2 में। मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि पार्ट 2 आपसे मिस ना हो जाए। अगर आप एनसीआर में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो मेरी टीम का नंबर डिस्क्रिप्शन में है, अभी आपकी स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय भूमि, जय भारत।